कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो आमतौर से तो ठंडे बस्ते में रहते हैं, लेकिन जब कहीं कोई चुनाव हो रहा होता है तो वो मुद्दे अचानक सामने आ जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, जब कुछ एग्जाम्स होते हैं तो उन एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, बाकी ऑप्शनल होते हैं। ऐसे ही कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो चुनावों के वक्त कंपलसरीली यानी बहुत ही मुख्यता से सामने आ जाते हैं। और यही मुद्दा पिछले कुछ वर्षों से हम कह सकते हैं कि भारत की राजनीति को बहुत ज्यादा अपने तरफ इसने आकर्षित किया है, और वो मुद्दा है परिवारवाद का, यानी खानदानी राज या खानदानी सियासत का। जैसा कि आरोप लगाया जाता है या बातें की जाती हैं या इसके पक्ष या विपक्ष में दलीलें दी जाती हैं। अब जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस मुद्दे को ज्यादा सुर्खियों में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसी और को नहीं बल्कि खुद उमर अब्दुल्ला को जाता है। उमर अब्दुल्ला वजीर आला हैं, उन्होंने बीजेपी पर इस मुद्दे के बहाने से तंज कसा है, यानी यह कह लें कि सियासी हमला बोला है। क्यों? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चुनाव के वक्त कुछ मुद्दे सरे फहरिस्त आ जाते हैं। अभी आपको पता है कि नगरोटा में ज़िमनी इंतखाब होने हैं और बडगाम में भी होने हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने खासतौर से नगरोटा ज़िमनी इंतखाब का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जो निशाना साधा है वो क्यों, और वो अपने इस दलील में, अपनी इस बातों में उनके कितना दम है, इसमें क्या इसके सियासी फायदे नुकसान हो सकते हैं, और क्यों ये मुद्दा ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि चुनाव सामने है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, जो कि आप देख रहे हैं JKLH प्राइम डिबेट। बीजेपी को खानदानी राज से कोई इख्तलाफात नहीं है। जो खानदान बीजेपी के खिलाफ हैं उनको खानदानी राज सिर्फ उनमें नजर आती है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा जिस पर उमर अब्दुल्ला यह कह रहे हैं कि बीजेपी को दरअसल खानदानी राज से कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो उन परिवारों से जो उनके खिलाफ हैं, जो बीजेपी के खिलाफ हैं, अगर उनमें खानदानी राज है तो फिर परिवारवाद या खानदानी राज से शिकायत है, अन्यथा यानी अदरवाइज उनको कोई शिकायत नहीं है। तो इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि ये उमर अब्दुल्ला दरअसल जो कुछ कह रहे हैं इसका कहने का मतलब क्या है, और क्या ये बात इतनी अहम है कि ऐन चुनाव के दरमियान इसका जिक्र किया जाए। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस में हिस्सा लेने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, वो है साहिल भट्ट, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, और एडवोकेट नीलोफर मसूद, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, और एडवोकेट आदित्य गुप्ता भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, यूथ वाइस प्रेसिडेंट है PDP के, और अहमद अयाज पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले हमारे साथ चूंकि बीजेपी के तर्जुमान मौजूद हैं साहिल भट्ट साहब। साहिल भट्ट साहब, बीजेपी का नाम लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा है, आप क्या समझ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, और क्या इसका कोई फायदा नुकसान चुनाव में आप देखते हैं? जी विशाल साहब जी, पहले तो मेरे सारे को पैनलिस्ट को आदाब जी। और देखिए, मैं शुरुआत उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ साहब के स्टेटमेंट से करूंगा जो उन्होंने सलाह दी थी उमर अब्दुल्ला साहब को वो सोच समझकर स्टेटमेंट दिया करे, क्योंकि उनके स्टेटमेंट से क्या असर पड़ता है ये बड़े मायने रखते हैं। वो एक चीफ मिनिस्टर है और उनको जो भी बात करनी होती है वो सोच समझ के किया जाए। परिवारवाद पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो तंज कसा है, परिवारवाद हम उसको बोलते हैं जहां पे आप देखेंगे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उसके बाद में सीधा फारूक अब्दुल्ला, और उसके बाद में सीधा उमर अब्दुल्ला, और अब अगर आप देखेंगे जो आने वाला टाइम है उसमें और 2 अब्दुल्लाज जो है वो फ्रेम में आ रहे हैं। लेकिन जो सुश्री देवयानी जी का जो जहां तक स्टैंड है, जहां तक उनकी बात है, उनके पिता एक MLA रहे हैं, देवेंद्र राणा जी उनका स्वर्गवास होता है,
और उसके बाद में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उसके पास आते हैं और इस चीज़ का जो प्रस्ताव रखते हैं कि वो जो है देवेंद्र सिंह राणा जी का जो टर्म है वो पूरा करे, लेकिन बाज़ाब्ता उसको एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके पार्टी ने उनको टिकट दिया जी, और वो बिल्कुल एक पार्टिसिपेशन कर रही है इंतखाबात में। ठीक है। लेकिन वो कहीं पे भी, मैं फिर दोहराऊंगा, अल्लाह ताला पुरनूर कबर करे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी की, और उम्र दराज करे फारूक अब्दुल्ला साहब को। उनको कहीं से पैराशूट करके नहीं लाया गया और उनको ड्रॉप किया गया कि आप मंत्री बनो जी, आप एमएलए बनो जी और आप बाकी चीजें करो। उनके देहांत के बाद से ही आप देखेंगे जो देवयानी जी है वो हर घर पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की हर लोगों से उनके घर का आना जाना और वो मिलती आ रही है। और वो इसलिए क्योंकि वो वहाँ के उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं जिन्होंने उनके पिता को वोट किया था, ये उनका प्रस्ताव है, ये उनकी डिमांड है कि वो अपने जो पिता का दिया हुआ वादा है वो पूरा करे। फर्स्ट रिएक्शन मैंने ले लिया है। आपका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों का ये दबाव था या प्रेशर था या उनकी अपील थी, उनका आग्रह था, पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, यही कहना है ना आपका? ओके। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान है एडवोकेट नीलूफर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मैं उनके पास बाद में आऊंगा, लेकिन आदित्य गुप्ता जी पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि परिवारवाद यानी खानदानी राज, इसको जिस तरह से अभी उमर अब्दुल्ला ने कहा उसके एक माने मतलब है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने, तर्जुमान ने जिस तरह से उसकी तशरीह की है, जिस तरह से उसको एक्सप्लेन किया है, मैं जानना चाहता हूं कि हाउ डू यू सी दिस, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या उमर अब्दुल्ला का जो कुछ कहना है वो मौजू है या जो साहिल साहब कह रहे हैं वो मौजू है? देखिए, बात यह है कि फैक्ट रिमेन्स की बीजेपी को जब अपनी एज पर कन्वीनियंस परिवारवाद याद आता। ओके। जब वो उन पार्टीज के बारे में बात करती, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या फॉर दैट मैटर आरजेडी हो, तो उसमें उनको परिवारवाद याद आता है। बट जब वो अपने में देखते हैं, अनुराग ठाकुर हो, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं कितने, सबसे इंपॉर्टेंट जय शाह, अमित शाह के अपने बेटे, आप उनको देखें, या जिस तरीके से बीजेपी की अपनी लेगेसी है, इवन नगरोटा, आप ये इन्होंने अभी प्रवक्ता ने खुद बताया है कि स्वर्गवास होने के बाद, राणा साहब के स्वर्गवास होने के बाद ही देवयानी जी ने पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद उनको ये टिकट मिली है। एंड ऐसा तो कोई ये बात दो राय है नहीं। उनके चाचा उनके जो ताया हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं पिछले 11 साल से यूनियन कैबिनेट में। जितेंद्र सिंह बड़े टॉल लीडर हैं। देवेंद्र राणा की एक वो पॉलिटिकल फैमिली है, तो पॉलिटिकल फैमिली में वो लीनिएज कैरी होती है। इसको इशू और तमाशा बीजेपी ने खुद ही बनाया है। बट अब लेटर ऑन अब उनको रियलाइज हो रहा है कि यार ये डायनामिक्स है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का। अब ये डायनामिक्स है। अब आज लोग फर्स्ट जनरेशन आते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी जनरेशन बनती है। मैं पहली जनरेशन हूं। कल को अगर मैं सक्सेसफुल होता, मैं किसी पॉइंट पे जाता, अगर मेरा बच्चा यही प्रोफेशन यूज करता है तो वो उसको स्टार्ट जरूर मिलेगी, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने कारस्तानी पे ही जज किया जाएगा। ये बेसिकली मोदी का एक नारा है कांग्रेस के खिलाफ परिवारवाद का। वो एक तमाशा चलाया उन्होंने 2014-15 में, वो आज तक ये लोग घसीटते आ रहे हैं। बट फैक्ट ये है कि अनुराग ठाकुर को देख लो, गोयल साहब को देख लो, जसवंत सिंह के बेटे को देख लो, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लो, फॉर दैट मैटर राजस्थान की पूरी पॉलिटिकल रिजीम को देख लो। आप जहां जहां इनके अपने लोग हैं, आप एनसीपी का जो टूटा हुआ फ्रैक्शन है उसको देख लो, आप एआईएडीएम को देख लो। ये सब लोग हर जगह तो जुड़ते रहे हैं। बीजू जनता दल को गोद में बिठाकर घूमते रहे, अकाली दल इनके साथ में रहा, तो दे हैव बीन ऑलवेज दे आर बेसिकली हिपोक्रेटिक जमात है जो अपनी कन्वीनियंस से लोगों को कहती है कि नहीं जनाब यहाँ पर परिवार। अभी बिहार की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, बिहार में पासवान की भी चर्चा हो रही है जी, चिराग पासवान की। आप खुद देख लें, चिराग पासवान कहां पर है? व्हाई इज ही चिराग पासवान सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि वो रामविलास पासवान साहब का बेटा है, वो एक फैमिली लीनेज है। ठीक है, उसको फर्स्ट जंप मिल जाएगा, आगे वो साबित करेगा। ओके, बट ऑब्वियसली बीजेपी। ओके आदित्य जी, मैं फिर आपके पास आता हूं। फर्स्ट रिएक्शन में चाहता हूं, एक से जवाब मिनट सब लोग अपनी बात पहले रख दें, उसके बाद मैं आऊंगा। नीलूफर साहब थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अयाज साहब, अहमद अयाज, मैं आपके पास आता हूं। अहमद अयाज साहब, चूंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आप यहां इस डिबेट में शामिल हैं,
अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला अगर ये कह रहे हैं परिवारवाद, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खुद अपने ऊपर एक मुश्किल खड़ी कर दी? कहते रहे कई बार कि आ बैल मुझे मार, क्या ऐसा तो नहीं है कि इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया कि अब वो शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये जैसे अभी गिनाने लगे साहिल साहब, क्या है इसका मतलब पॉलिटिकल फायदा नुकसान क्या है, क्यों ये मुद्दा फिर से छेड़ा गया? अगर हम परिवार की बात को इलेक्शन को लेकर इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम ये देखेंगे कि परिवार की जो जो परंपरा है वो शायद हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन देखने को तो कोट किया जा सकता है। एक दूसरे को कोट करेगा, दूसरा तीसरे को, और ऐसा कुछ नहीं कि एक आदमी हो, दो पार्टी हो या एक पार्टी हो जिसके बारे में कहा जाएगा तो हर एक के लिए कहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस चीज का कल को जब इसके इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन के दौरान, क्या इसका प्रभाव, इसका कुछ असर रहेगा? मेरा मानना है कि इसका कोई ज्यादा असर नहीं रहेगा, लेकिन एक मुद्दा जरूर रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज के पास। लेकिन वोट डालते समय नीचे जो सतह पर वोट डालने वाले हैं उनके ऊपर इसका ज्यादा असर नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा कि लोग ये देखते हैं कि हमारे लिए परफॉर्मर कौन है, हमारे लिए ठीक कौन करता है, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है, किसी का बेटा है, किसी का पोता है, किसी का बाप है। आई डोंट थिंक कि एक वोटर के लिए दैट इज अ कंसिडरेशन। द कंसिडरेशन इज ओनली द परफॉर्मेंस। और जब हम परफॉर्मेंस की बेस पर देखेंगे तब शायद इस वक्त जो आने वाला इलेक्शन है, चाहे वो नगरोटा हो, बाय इलेक्शन या बड़गाम, लेकिन परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए भी तो कुछ वक्त चाहिए ना? नहीं, अब देखिए, एक तो पास्ट का एक्सपीरियंस है, आप किसका आपको चाहिए। अगर आप पीडीपी का ले लोगे, उनका भी एक्सपीरियंस है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखोगे, उनका भी एक्सपीरियंस है, और उनका एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा ही हो गया। आप 2019 के बाद जो इलेक्शन हुआ, एक साल की उनकी जो गवर्नमेंट रही है, तो उसका जो अगर फायदा जाएगा, अगर उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही होगी तो उनका फायदा जो जाएगा वो लाजमन दूसरी सेकंड पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी है पीडीपी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, उसको जा सकता है। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा अलग था। मेरा सवाल यह था कि एक होता है कि परफॉर्मेंस, यानी कि पहले आपको कोई पोजीशन मिल जाती है, फिर देखा जाता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। एक है कि पहले पोजीशन मिलने से पहले दिखाया था कि आपने क्या कुछ हासिल किया कि आपको ये पोजीशन दी जाए। नहीं, अब हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू कश्मीर में, उनकी ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस सामने है। ये नहीं है कि कोई नई लॉन्च हुई है, नई पार्टी है जिसको देखने और आजमाने की बात है। सिर्फ पार्टी की नहीं, मैं फर्द वाहिद की बात कर रहा हूं। हाँ, फर्जी वाहिद की बात है। जहां अभी एक चीज और आ जाती है, आपने बड़ा एक अच्छा मुद्दा उठाया। अभी एक चीज ये बात आ रही है कि जहां तक हमने आज तक जो लोगों ने देखा है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को या इंडिविजुअल्स को, उनके खास शायद ही कोई ऐसी बात हो कि जहां हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि कोई भी कहेगा कि फलानी पार्टी को, फलानी आदमी को वोट देना ही देना है। लिहाजा तलाश रहेगा कि अगर नया कोई मिल जाए, कोई चॉइस मिल जाए, शायद उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन यहाँ भी एक माहौल ऐसा बना हुआ है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो जमाव है, जो उनका अपना कार्डर बना हुआ होता है, वो शायद उस चीज को ओपन नहीं होने देंगे, ज्यादा इसको मौका नहीं देंगे। अब मैं आता हूं एडवोकेट नीलोफर मसूद जो है हमारे से जुड़ चुकी है, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों बोला? सीएम है, और अभी साहिल बता रहे थे कि आपकी पार्टी के ही एक मेंबर पार्लियामेंट ने उनको एक सलाह भी दी थी कि आप सीएम हैं, आप जिस ओहदे पर बैठे हैं, आपको जो बोलना चाहिए कुछ आपको तो बहुत सोच समझ के, यानी तोल मोल के बोल होने चाहिए आपके। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो जाहिर सी बात है तोला भी होगा, और फिर तब बोला है। क्या तोला उन्होंने? वासिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इम्पोर्टेंट डिबेट में मुझे मदद करने के लिए। जी। हमेशा अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे, जहां पर भी इलेक्शंस होते हैं, खुसूसन जहां पर बीजेपी होती है, तो उनका हमेशा एक स्लोगन रहता है कि हमारा जो भी कैंपेन हमारी चलेगी या जो भी सरकार कल को आएगी, ये इनफैक्ट इट इज अगेंस्ट द डायनास्टी रूल। लेकिन बदकिस्मती से जब आप इसी पार्टी को देखते हैं, आज की डेट में अगर आप काउंट करेंगे, जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक अगर आप देख लेंगे, वहां पर आपको ऑलमोस्ट मोर देन 380 एमपीज, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो आपको डायनास्टी से मिलेंगे। हायरार्की जो इसमें आप चेक कर लेंगे बीजेपी की, उसमें भी आप देख लेंगे कि जो मोस्ट पावरफुल लीडर्स रह चुके हैं, उनके बच्चे, बच्चियां, नेफ्यू, उनके स्पाउसेस जो है, वो दे आर एंजॉयिंग द सेकंड जनरेशन पावर्स जो है,
उनको डिफरेंट पोस्ट पर रख दिया गया है, डिफरेंट जगह इनको दे दी गई है, मैंडेट्स दे दिए गए हैं। तो वो पार्टी जो ऑलरेडी घर बन गई है सेकंड जनरेशन का, जिनके लीडर्स ऑलरेडी फर्स्ट जनरेशन में हैं, तो मुझे लगता है उनको ये जेब नहीं देता है ये चीजें हमेशा यही उठाना कि हम डायनास्टी रूल के खिलाफ हैं। कहीं ना कहीं उनको फिर अपने जो उनको पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो किसी डायनास्टी से नहीं आते, उनको 100% उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए, उन्हीं को फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन के जितने भी उनके पास चाहे मैंडेट है चाहे बड़े बड़े पोस्ट है उनको दे देना चाहिए था। एक नंबर 2, देखिए इस वक्त का जो सिनेरियो है, अगर आप नगरोटा देखेंगे, नगरोटा में भी अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है वो भी एक डायनास्टी से आई हुई है। नंबर 3, जो लीडरशिप बेसिकली होती है इसको अर्न किया जाता है, ये कोई हायरार्की से आप इनहेरिट नहीं करते हैं। हो सकता है आपने किसी पैराशूट को लाकर उसको इनहेरिटेंस में आपने उसको मैंडेट दे दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ग्राउंड पर लोग जज करते हैं, जजमेंटल लोग होते हैं, वो चुनते हैं। जहां तक अभी यहाँ पर मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब की बात की गई, वो एक टॉल लीडर थे, उनके बाद आप देख लीजिए अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने ग्राउंड में काम किया, अगर उमर अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने भी ग्राउंड में काम किया। तो इस तरीके से चलता है। लोग मैंडेट अगर किसी को दिया भी जाता है एक्सेप्शनल केसेस में, तो वो उस मैंडेट की वजह से नहीं जीतता है या पार्टी की वजह से नहीं जीतता है, बल्कि लोग उसको जज करते हैं कि ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल आगे है। तो नीलोफर साहब ये बात तो फिर नगरोटा के जो कैंडिडेट हैं नगरोटा की, उनके बारे में भी कहा जाता था कि लोग जज करेंगे, तो फिर हमें क्या हक है बोलने का? या किसी हमेशा से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है चाहे कांग्रेस है, जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं हमेशा आपने देखा होगा कि हमेशा एक ही राग अलापा जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि हम मुफ्तियों के खिलाफ है, हम अब्दुल्लाओं के खिलाफ है। लेकिन ये वही मुफ्तीज थे जिनके साथ बीजेपी ने हाथ मिलाया, उस वक्त इनको डायनास्टी याद नहीं रहा। और यही अब्दुल्ला जो है, अगर ये इस वक्त गवर्नमेंट में है तो लोगों ने इनको चुना है। सुनिए नीलोफर साहब, मेरा सवाल ये था ना, मेरा सवाल यहाँ पे था कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने बोला ही क्यों? उनके बोलने के पीछे मकसद क्या था? क्या तोला उन्होंने कि इस बोल का फायदा होगा नुकसान होगा इस मौके पर? मुझे लगता है दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम जहां हमारी जवाबदेही उस क्वेश्चन में नहीं हुई है, जब आप ये कहते हैं कि डायनास्टी है। अगर डायनास्टी होता तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत अच्छा जवाब, कल जम्मू का मैंडेट जो बीजेपी को मिला था, लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। कल उन्होंने इतना वार्म वेलकम जो हमारे उमर साहब है, सीएम है, उनको देकर उन्होंने वो प्रूव कर दिया अगर किसी डायनास्टी से भी आता है, लेकिन अगर वो काम करता है लोगों के, ठीक है। तो मतलब मेरा सवाल यही है कि जो वो कह रहे हैं कि एनसी को मतलब कोई इस पर एतराज नहीं है ना, जब एतराज ही नहीं है, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो फिर इसका जिक्र किया क्यों? मेरा सवाल ये है, मैं फिर से वही सवाल पे आ रहा हूं। अल्टीमेटली बीजेपी का क्या स्लोगन होता है? अल्टीमेटली बीजेपी का यही स्लोगन होता है। अगर आप पिछले रिकॉर्ड को भी चेक करेंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट है, कोई भी यूटी है, वो हमेशा यही कहते रहते हैं भाई डायनास्टी है, डायनास्टी है। लेकिन तो उसी स्लोगन के लिए पहले ही से एक मतलब ढाल तैयार कर ली उमर अब्दुल्ला साहब ने, यही कहना चाह रही है ना आप? पहले से एक ढाल तैयार कर ली। जी ओके। साहिल साहब जी, आप कुछ बोलिए। देखिए विशाल साहब, आपने अभी हमारे काबिल दोस्त पीडीपी के स्पोक्स पर्सन उनका भी सुना, नीलोफर साहिबा का भी सुना, और आपका जो सवाल था उसका कहीं ना कहीं कोई जवाब नहीं आया। सवाल ये था कि उनको जरूरत क्या पड़ी बोलने की। अब मैं आपको बताता हूं कि जरूरत क्या पड़ी बोलने की। बोलने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि नगरोटा की जो सीट है वो हाथ से चली गई, और बडगाम की जो सीट है वहां पर उन्हीं के ही एमपी अब पीडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं। समझिएगा बात को, वो सीट भी उनके हाथ से गई। और उनको ये भी खदशात हैं कि पार्टी के अंदर जो अब एमएलएज दूर जा रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं पहले भी आपके डिबेट में बोल चुका हूं कि वो अभी सिर्फ और सिर्फ 50% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे अपनी सरकार चला रहे हैं, और बाकी के एमएलएज जो हैं उनके मुंह में उन्होंने एक टॉफी रखी है कि अगला नंबर आपका है। तो उनको ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है मेरी सरकार अब जाने वाली है हाथ से, और कहीं ना कहीं ये सारा जो बोझ है नहीं, आप कुछ लक्ष्यदार बात कीजिए अभी। नहीं, बी स्पेसिफिक। साहिल साहब बी स्पेसिफिक। मेरा सवाल सुनिए, आपके लिए मेरा सवाल है।
आपके मेरा सवाल ये है, सीएम और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि बीजेपी को परिवार का शासन पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उनको अपने ही परिवार का शासन पसंद है, बस दूसरा जो उनका विपक्ष है उस पर परिवार का शासन नहीं होना चाहिए। इसका जवाब दीजिए। उसका खुलासा मैं पहले ही कर चुका हूं। जो दिव्यानी जी इलेक्शन लड़ रही है वो श्री देवेंद्र सिंह राणा जी के देहांत के बाद एक बाज़ाब्ता उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंडेट लेके इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है, ओके ओके। एडवोकेट आदित्य आप पर भी सवाल उठा है कुछ। एक मिनट, उनका देहांत नहीं हुआ होता और उनको एक कहीं और पे स्टैंड किया होता तो उनकी बात ठीक थी। राइट। आदित्य, मेरा सवाल, जो साहिल साहब जो बता रहे हैं कि क्यों वहां पर कैंडिडेचर दिया गया है, तो क्या अगर इस तरह का कोई केस हो तो उसको मतलब उस पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए या कोई सवाल ना उठाए? असल सीधी सी बात है, इसमें दो लोग थे, नंद किशोर शर्मा और देवयानी राणा। दोनों ही फैमिली पैटर्नेज से आते हैं। एक का ताया मेंबर पार्लियामेंट और मंत्री है, दूसरे का भाई मेंबर पार्लियामेंट है। तो परिवारवाद में ऑप्शन कहाँ थी? बीजेपी का हैड ओनली 2 ऑप्शंस। दो में ही देख रहे थे कौन से परिवार को वोट टिकट देनी है। हाउ कैन ही, ये मतलब ये तो मतलब चीख चाहिए ना बीजेपी को बोलने के लिए। ये तो मतलब कि सिर्फ इतना मोदी का एक नारा था 2014-15 को, ये आज तक घसीटते आ रहे हैं और कोई पॉइंट ही नहीं है। देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या, ये जिंदगी है। ओके इनको सबको बराबर, ये पूरे हिंदुस्तान को कहते नहीं जी हम सब लोग बराबर चलेंगे। लोगों की इसको प्रवचन बांट रहे हो पार्टी का ऑफर। आप मुझे सीधे बताओ, आप लोगों की डिमांड्स की बात करिए। मैं आपको बोल रहा हूं जिन लोगों ने देवेंद्र जी को वोट दिया था, उसके बाद जिन लोगों ने देवेंद्र जी के साथ काम किया था, जिन लोगों ने राणा साहब के साथ काम किया था, ये उनकी डिमांड पे इलेक्शन लड़ा उन्होंने। आप मुझे पता है आप इल्तिजा जी को डिफेंड कर रहे हैं कि देवयानी के हक में एक इमोशन फेवर होगा। जरूरत ही नहीं है, हमने तो बात ही नहीं की। अभी तो हमने उनकी बात ही नहीं की। मुझे पता है आप किस को डिफेंड कर रहे हैं। आपकी मजबूरी है डिफेंड करना। मैं मुझे मजबूरी कर रही है। आप मजबूर मत होइए, आपको मजबूरी नहीं है डिफेंड करने की। हम तो आप पे आरोप ही नहीं लगा रहे। आपका स्टैंड है, उससे तो देवयानी का इवन स्टैंड हिट होता है। नेक्स्ट में तो आप तो है ही नहीं, मतलब आप तो वो पिक्चर ही नहीं रही ना। बोलते ही नहीं हो, आप उनको डिफेंड ही मत करिए ना। देखिए, आप इल्तिजा को डिफेंड मत करिए। उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। ओके महबूबा मुफ्ती जी पे कोई इल्जाम नहीं लगा। अच्छा, एक जवाब ले लेता हूं जरा दिलोफर साहबा से। दिलोफर साहबा, बीजेपी का इल्जाम ये है कि एनसी को एहसास हो चुका है कि वो बडगाम की सीट फिर से लूज करने जा रही है, इसलिए उमर साहब ने इस तरह का बयान दिया। थोड़ा सा कमेंट, टाइम कम रहेगा। 14 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, दिन आने वाला है जिस दिन काउंटिंग हो जाएगी और ये देख लेंगे किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट भी ले लेगी। जहां तक अगर आप डाउन द लाइन देख लेंगे कि जो लाइन अभी यहाँ पर फर्जी लगता है आपने कल रात का वीडियो नहीं देखा कैंपेनिंग का, जो पीडीपी में था उसमें रूहला जी ने ही उनको सपोर्ट दिया है, आपके मेंबर पार्लियामेंट इन ए वे ही इज डायरेक्टली सपोर्टिंग द ओपन सपोर्ट है, दे शुड विन द सीट। ओपन सपोर्ट है। गुमराह करने के लिए इन्होंने एक अपना कैंडिडेट उठाया हुआ है। छत्र छाया में जो चलिए, मेरे पास अब बहुत कम रह गया है, लेकिन ये जरूर है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं सर फहरिस्त भी आ चुका है और इसके इर्द गिर्द कुछ सवाल तो उठेंगे। अभी इस पर सियासत खूब होगी, क्योंकि खुद सीएम अब्दुल्ला ने इस चीज को सामने ला दिया है कि बीजेपी को आखिर शिकायत है तो क्यों है और कैसे है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। तो आप देख रहे थे JKLH प्राइम टाइम और मुझे दे इजाजत और आप बने रहने देते JKLH के साथ।